अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। तो जी कैसा चल रहा है आपका इस मौसम में हालात? सब घर पहुंच गए या फॉर्म बैठे हो? हाँ जी, फर्म में बैठे हैं, घर पहुंच गए? घर में कितने ऐसे हैं तुम लोगों में से जिसने टोपी कराई है फर्म में कि पानी भरा हुआ है आ नहीं सकते? मुझे तो आज बहुत मैसेज आए बच्चों के कि सर आ नहीं सकते, कोशिश की थी तो कोई कह रहा हारिस अच्छा। चलो ये तो अंडरस्टैंडेबल बात है, हम भी इस फेज से गुजरे हैं। हाँ ये देखो इरफान सही कहता है कि इस्लामाबाद में सर पानी जमा नहीं होता तो ये जो टोपी नहीं करा सकते, जो बात है मैं खुद देख के आया हूँ ये तो। चलें गुड हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग टोपी कराने में कामयाब हो गए, कुछ लोग रह गए, ऐसा ही है। खैर मकसद पूरा होना चाहिए, काम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, फिर जो भी करते रहो, ऐसा ही है ना। ठंड नहीं मचाओ बस, ये फ़र्क है। चलें अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने सीनियर खुद घर बैठ गई, ओके चलो सही, ये भी सही है। पर मैंने इसलिए बोला आपको क्योंकि मुझे आज बहुत मैसेज आए ना ऐसे, तो मैं बड़ा रिलेट करता हूँ आप सबसे कि आपने भी ऐसे कहीं ना कहीं मैसेजेस किए होंगे, ऐसा ही है ना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो जो दूसरे टीममेट्स उसी के घर के बराबर में रहते होंगे, करीब रहते होंगे, वो पहुंच गया, ठहर के भी पहुंच गया, पर दूसरा नहीं आ पाया। तो खैर ये होता है, फर्म का निज़ाम है। हम अब भी बाइक पे है ना तभी, अच्छा ओके अच्छा नहीं नहीं, इंशाल्लाह ये बाइक से कार तक का सफ़र बहुत जल्दी इंशाल्लाह तुम सबका चेंज होगा, इस पे तुम लोग इंशाल्लाह बोल दो सारे के सारे। वाह भाई जैनब कह रही हैं कि अच्छा जो कभी ज़िंदगी में मैसेज नहीं लिखता वो भी लिख रहा है आज इंशाल्लाह, वाह क्या बात है। कार के चक्कर में सब पिघल गए। जैनब कह रही है मेरी पार्टनर ने खुद ऑफ दे दिया, चलो गुड, वेरी गुड। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं आज के न्यू टॉपिक की, एज अ 700। और अगेन आप सबको मुझसे पहले पता होना चाहिए कि इस टॉपिक की, इस एरिया की अपनी वेटेज है। 20 से 25 नंबर का ये एरिया आता है, तो आप खुद सोचेंगे कितना सिग्निफिकेंट है। अब मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो ऑडिट रिपोर्ट, अगर आप सवालात सॉल्व करने बैठेंगे, तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैं आपको सिर्फ ये समझाता चलूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अगर मैं आपको समझाता चलूँ कि सवालात किस नेचर के आएंगे, सही है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा। पहला सिचुएशन देगा और बोलेगा कि रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताओ। क्या आप लोगों ने ये वाली हरकत जो मैंने पहली लिखी है, क्या ये आप लोगों ने कैफ लेवल पे सीखी हुई है? हाँ या ना में जवाब दें जल्दी से। सीखी हुई है ना? हाँ जी, यस डेफिनेटली सीखी हुई है। बट यहाँ पे और कैफ लेवल वाले में एक बेसिक सा छोटा सा फ़र्क है, उस पर बात करते हैं। आपको यहाँ पे करना है क्या, जो मुसीबत भी होती है, जो रिफ्रेशर वाला होगा वो रिलेट कर पाएगा, जो रिफ्रेशर वाला नहीं है वो सीखेगा मुझसे आज। देखो रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना है बस सिचुएशन के अगेंस्ट। अब ये सिचुएशन जो है ना बेसिक सिचुएशन नहीं होगी, ये IFRS रिलेटेड होगी। अच्छा तो इस केस के अंदर मेरे बच्चों आपको ये बात सीखनी और समझनी है मुझसे कि IFRS रिलेटेड का मतलब ये है कि वो हो सकती है IFRS 15 के रिलेटेड, वो हो सकती है IFRS 16 के रिलेटेड, वो हो सकती है IFRS 2 के रिलेटेड, मल्टीपल न्यू स्टैंडर्ड्स, वो हो सकती है IFRS 3, IFRS 10, IFRS 11, any standard it can be, any standard it can be, any standard it can be। ये बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए आपको अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है, इसके लिए आपको अपने दिमाग में चीज़ रखनी है कि क्या आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप होनी चाहिए। सवाल है मेरा, जल्दी बताओ, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप होनी चाहिए? यस होनी चाहिए।
अच्छा, अब मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि हर बच्चे का हर वक्त स्टैंडर्ड रिवाइज नहीं होता, ये भी एक मसला है हमारा। मुझे ये फायदा है क्योंकि मैं अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी सवाल कराने से पहले, तो मैं पहले उसकी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाऊंगा और फिर आपको दरिया में छोड़ूंगा। मैं बोलूंगा भाई अब ठहर के दिखाओ क्या तुमसे ये सवाल सॉल्व होता है या नहीं होता। बात समझ आ रही है? क्योंकि इतने सवाल तुम्हें ऐसे देखेंगे सीए फाइनल किए, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या वो मिस ट्रीटमेंट है या नहीं है। मुझे बताओ, एक सवाल में अगर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुई हुई है और वो सही हुई हुई है, उसके ऊपर बनता एम्फेसिस ऑफ मैटर था, या हो सकता है मॉडिफिकेशन बनती हो, तो आप मॉडिफिकेशन बनती है नहीं बनती है तो तब दिखा पाओगे ना जब आप ये कंक्लूड कर लें कि अकाउंटिंग सही हुई हुई है नहीं हुई हुई है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? एक बेसिक बात की मैंने, एक बेसिक बात की मैंने, बिल्कुल जो बेसिक सी बात है, सही है? चलें, वेरी गुड। एक तो ये हो गया सिचुएशन और रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट। मैंने कहा दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई दूसरी चीज ये होगी, वो सिचुएशन देगा और बोलेगा ड्राफ्ट रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। अच्छा, अब रेलेवेंट सेक्शन भी सीए फाइनल लेवल के होंगे, यानी वो बोलेगा कि भाई आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके देने, क्योंकि देखो आप आ चुके हो फाइनल के अंदर। आज भी मैं फर्म में बैठा हुआ खुद रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहा होता हूँ, खुद ये सारी रिपोर्टिंग की चीज़ें देख रहा होता हूँ। किसी बच्चे को तमीज़ तहजीब नहीं है कि रिपोर्ट बनती कैसे है, उसमें किस वक्त पे क्या लिखा जाएगा, क्या चेंजेस होंगे। एक बच्चे को मॉडिफिकेशन तक ड्राफ्ट करनी नहीं आती कि अगर ये हालात वाक़यात होंगे तो मॉडिफिकेशन में क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या अल्फाज होंगे, ये नहीं आ रहा होता। पर एग्जामिनर इज गोइंग टू टेस्ट दोज थिंग्स। वो अब इससे बाहर आ जाएगा कि रिपोर्ट पे इम्पैक्ट क्या होगा। बोलेगा भाई ये सिचुएशन है, पहले कंक्लूड करो मॉडिफिकेशन है, अगर है तो लिख के बताओ मॉडिफिकेशन लिखी कैसे जाएगी। तो उस पर हमें काम करना है। ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ वो ये कहेगा कि भाई सही है, ये रिपोर्ट ले लो और उसके अंदर आप बता दें डेफिशिएंसीज कि इस रिपोर्ट में आपको क्या डेफिशिएंसी दिखती है। अच्छा, एक तो होती है ना बेसिक रिपोर्ट, पहले ऊपर सिनेरियो देगा कि ये सिनेरियो है और सिनेरियो के हिसाब से रिपोर्ट बना के देगा और फिर बोलेगा इस सिनेरियो में देखो क्या ये रिपोर्ट में ये चीज़ें सही लिखी हुई नहीं लिखी हुई हैं। तो अगेन टेस्टिंग लेवल 2 गुना ऊपर है, तो उसके लिए तैयारी भी 2 गुना ऊपर होनी चाहिए। यहाँ तक क्लैरिटी है? ये मैंने बेसिक बात की है आपसे, सिर्फ रिपोर्ट के रिलेटेड के इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे चलते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है वो अब हम आइज़ा शुरू करते हैं अपना। जब आप आइज़ा 700 में आएंगे, जब भी आप आइज़ा 700 में आएंगे तो आइज़ा 700 बोलता है कि ये स्टैंडर्ड डील करेगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिगार्डिंग फॉर्मिंग ओपिनियन। यानी ये स्टैंडर्ड आपको ये बताएगा कि ऑडिटर की ओपिनियन फॉर्म करते वक्त क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहला। और फिर यही स्टैंडर्ड आपको बताएगा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी क्लासेस रेगुलरली लाइव ले ली ना, मैं तुम्हें लिटरली बताऊं तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी रिपोर्ट में, क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक एरिया है। ट्राई टू मैनेज कि आप लाइव लें, छुट्टी ना करें, ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो इसका। तो कनेक्शन है पूरा, एक से दूसरा स्टैंडर्ड, दूसरे से तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो 800 तक जाएगी ये सीरीज़। यानी आप कह रहे हैं 700, 701, 705, 706, 710, 720, 7 हो गई है और फिर 800 की सीरीज अपनी है। तो ये सारी कनेक्टेड सीरीज हैं। अब आगे सुनिएगा, मैं आपसे पूछूं प्लीज लिख के बताना, पार्टिसिपेट करना। इस वाले स्टैंडर्ड में ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव कितने हैं? अभी मैं बता दूं ना सीक्वेंस, जल्दी बताओ। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव कितने हैं? 2। एक, पहला ये स्टैंडर्ड आपको ये बताएगा कि मुझे ओपिनियन फॉर्म करते हुए क्या क्या सोचना है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फॉर्मिंग ओपिनियन। दूसरा क्या कि फॉर्म एंड कंटेंट, यानी पहले तो ये स्टैंडर्ड ये बताएगा
कि ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जब वो ओपिनियन फॉर्म कर रहा होगा, पहली चीज़। दूसरा, जब वो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है तो उसका फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, मतलब रिपोर्ट दिखेगी कैसे। अब आपको मैं एक सवाल पूछूं कि यार फॉर्म एंड कंटेंट मुझे आइजा 700 बता रहा है, तो क्या पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा या पाकिस्तान के बाहर जो बंदा बैठा हुआ है, यानी ईवाई पाकिस्तान है, ईवाई यूएस है, ईवाई यूके है, ईवाई आयरलैंड है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ईवाई बैठी हुई है, केपीएमजी बैठी हुई है, क्या हर किसी का रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग होगा या कंसिस्टेंट होगा? जल्दी बताओ। स्टैंडर्डाइज होगा सर, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होगा। अच्छा, फिर इसी आयजा में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको आयजा में बोल रहा ना कि रीड भी करना है साथ साथ, इसी आयजा में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट इसलिए आई क्योंकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां कहीं भी दुनिया में बैठा हो, उसको एक बात पता हो कि ये लिखा हुआ होगा तो सही है, ये नहीं लिखा हुआ होगा तो गलत है। अदरवाइज अगर हर ऑडिटर अपने अल्फाज यूज करने लग जाए तो क्या वो डिसेप्टिव हो सकता है? अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं इसकी। रिपोर्ट जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। अभी मैं आपको इसकी बेसिक एग्जांपल बना के दिखाता हूं। रिपोर्ट जो होगी वो स्टैंडर्ड होगी ताकि कंसिस्टेंसी रहे। अच्छा, मैं आपको इसकी एग्जांपल सुनाता हूं तो आपको ये बात समझ आएगी कितना अहम है ये। एक क्लाइंट है मेरा जिसकी लास्ट ईयर की अमाउंट्स ऑडिट नहीं हुई हैं, तो मुझे बताओ कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? तुम लोगों को मैंने सिखाया है, लास्ट ईयर की अमाउंट्स ऑडिट नहीं हुई हैं, तला कह रहे हैं सर 510, वेरी गुड 510, तो क्या, अच्छा लास्ट ईयर की ऑडिट ही नहीं हुई, पहली चीज़। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आगे जाके और भी क्लियर करूँगा। अगर लास्ट ईयर की अमाउंट्स ऑडिट नहीं हुई तो आप जब इस साल का ऑडिट करेंगे, ये बहुत टेक्निकल बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये किसी को समझ भी नहीं आती है, वरना अगर फोकस होकर नहीं सुना, इस साल अगर आपने ऑडिट किया, अभी चल रहा है 2024, लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ तो मुझे बताओ क्या मैं ओपनिंग बैलेंसेस देखूंगा कि क्या वो सही तरीके से रिक्लासिफाई हुए नहीं हुए, क्या ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है या नहीं है? जल्दी बताओ, देखूंगा? वेरी गुड। अच्छा, अब हुआ क्या, मैं एक क्लाइंट करता था जिसने हमसे ये बात छुपाई, ये लिटरली हुआ है अभी यहाँ, जिसने हमसे ये बात छुपाई कि लास्ट ईयर का ऑडिट हुआ ही नहीं है। यानी लास्ट ईयर का ऑडिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ हाफ ईयर रिव्यू, और लास्ट ईयर ऑडिट हो चुका था 31 दिसंबर पे। आपको ये तो पता है ना, आपको ये तो बात पता है ना कि 31 दिसंबर और जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर 2023 हो गया, ये पीरियड ऑडिट हुआ है, सही है। अच्छा, मैंने इस पे एश्योरेंस ले ली कि 31 दिसंबर पे बैलेंस शीट में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। पहले बताओ, ये मैंने किया था, ये मैंने किया हुआ है कि बैलेंस शीट में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, उसके अंदर प्रॉफिट भी गया हुआ है, जो रिटेन अर्निंग गया हुआ है, ये मैंने देख लिया। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, मैं कर रहा था इस क्लाइंट का हाफ ईयर रिव्यू। अच्छा, हाफ ईयर में करंट ईयर के 2024 के 6 मंथ्स होंगे और लास्ट ईयर के 2023 के 6 मंथ्स होंगे, ऐसा ही है। अब उस क्लाइंट ने हमें बताया कि भाई लास्ट ईयर ऑडिट तो हुआ है, बट लास्ट ईयर ये जो 6 महीने है ना, इसका रिव्यू नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा रिव्यू क्या नहीं हुआ, मतलब बोल रहा है कि भाई रिव्यू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक मिस स्टेटमेंट थी, अनरिजॉल्व थी, तो हम पे लाजमी भी नहीं था कि रिव्यू करवाना चाहिए, हम सिर्फ अपने बोर्ड के लिए करवाते थे, तो इसलिए हमने रिव्यू रिपोर्ट ही नहीं ली। मेरी बात समझिएगा प्लीज़, मेरी बात समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ। भाई एक तो होता है ना लिस्टेड कंपनियों जिसमें रिव्यू करवाना लाजमी है। जल्दी बताओ, ये टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ, जल्दी बताओ, ऐसा है? लिस्टेड कंपनी में 6 महीने का रिव्यू करवाना लाजमी है, जल्दी बताओ सारे बच्चे, ऐसा है? अच्छा, उस कंपनी ने क्या किया, एनुअल ऑडिट तो करवाया क्योंकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, ये भी बात समझ आती है। एनुअल ऑडिट करवाया क्योंकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, करा दिया उसने एनुअल रिव्यू। मैंने कहा सही है भाई, एनुअल ऑडिट हो गया, मैंने ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई भी कर लिए, बट अब जब मैं हाफ ईयर रिव्यू पे आया तो मेरे कंपैरेटिव में मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स पूरे साल की हैं, 6 महीने की हैं। जल्दी बताओ 6 महीने की हैं। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इस 6 महीने पे कोई काम हुआ है? किसी ऑडिटर ने, पिछले ऑडिटर ने स्पेसिफिकली 6 महीने को देखा है? सवाल का जवाब दो, नहीं देखा हुआ, ऐसा ही है।
तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मैंने इस साल के 6 महीने रिव्यू कर भी लिए तो क्या ये इंफॉर्मेशन पिछली इंफॉर्मेशन से कंपेरेबल है? हो सकता है उसके अंदर कोई गलती हो सकता है उसके अंदर कोई गलती हो, जल्दी बताओ, ऐसा है? हो सकता है उसके अंदर कोई गलती हो। तो इस बिना के ऊपर मैंने अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। अच्छा सुनना, क्वालिफाइड ओपिनियन भी इसलिए दिया क्योंकि मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है कि बराबर वाली फिगर्स में क्या है। पहले बताओ बात समझ आई? जल्दी बताओ बात समझ आई? मैंने क्वालिफाइड कंक्लूजन दे दिया कि भाई बराबर वाली फिगर में क्या है मुझे पता ही नहीं है। अच्छा क्लाइंट मुझे क्या कह रहा है? क्लाइंट मुझे कह रहा है कि भाई ऑडिट तो हुआ हुआ है ना। मैंने कहा ऑडिट पूरे साल का हुआ हुआ है, क्या ये 6 महीने के कट ऑफ पे 6 महीने की फिगर सही है? क्या ये उस ऑडिटर ने वेरीफाई किया था? आप जवाब दें, जल्दी जवाब दें। क्या उस ऑडिटर ने वेरीफाई किया था 6 महीने? बनी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, अच्छा इसके लिए हमने वर्ड यूज किया एक्सेप्ट फॉर। इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, मुद्दे की बात पे। इसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया? एक्सेप्ट फॉर। अच्छा क्लाइंट मुझे कह रहा है कि यार आप एक्सेप्ट फॉर का वर्ड इस्तेमाल ना करें। मैंने कहा भाई फिर क्या इस्तेमाल करूं? उसने बोला कोई ऐसा वर्ड जो कि लगे कि क्वालिफिकेशन नहीं है। अब मेरी बात को फोकस होकर सुनना, तुम लोगों के लिए कहानी सुनाई है। वो कहता है ऐसा वर्ड कोई लगे क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर तो क्वालिफिकेशन है ना। तुम मुझे बताओ वो जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको ये बात पता है कि अगर एक्सेप्ट फॉर लिखा हुआ तो कोई मसला है? पहले बताओ बात समझ आ रही है? अगर एक्सेप्ट फॉर लिखा हुआ हो तो कोई मसला है। ये एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप हुई? जल्दी बताओ लिख के। ये एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप हुई? इसको डर क्यों लगा? हाँ जी, उसको डर क्यों लगा? वो डर क्यों रहा है? ये एक्सपेक्टेशन डेवलप कैसे हुई? सवाल तो ये सर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट की वजह से, वर्डिंग से। पहले बताओ कहानी समझ आई कि उसको डर लग गया कि भाई एक्सेप्ट फॉर है, वो मतलब हालत खराब कर देंगे डायरेक्टर्स। अच्छा तला राशिद खान कह रहे हैं सर ऑडिटर ही करता है ना रिव्यू, तो भाई ये क्लाइंट आपके पास ये पहली दफा आया। देखो भाई ये क्लाइंट हमारे पास पहली दफा आया। पिछले साल, मैं क्लाइंट का नाम नहीं ले सकता, पिछले साल ऑडिटर कोई और था। उस क्लाइंट पे हाफ ईयर रिव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपनी मस्ती के लिए करवाता था। अब हुआ ये कि लास्ट ईयर किसी भी XY रीजन की वजह से वो रिव्यू रिपोर्ट नहीं ली, उन्होंने बोला चाहिए ही नहीं। भाई मुझे एक बात बताओ ना, एक तो बात ये है ना, अच्छा हुआ क्या था, ये जो रिव्यू करवा भी रहे थे ना वो कंसोलिडेटेड एफएस का करवा रहे थे। लिख के बताओ किसका बोला? कंसोलिडेटेड एफएस का रिव्यू करवा देते। मैंने कहा भाई कंसोलिडेटेड एफएस का रिव्यू पाकिस्तान में है ही नहीं, ना लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा आपने उसको फिर क्यों नहीं इंगेज किया? उसने बोला भाई इंगेज किया था, एक सब्सिडी के अकाउंट्स फंस गए थे जो कि फाइनल नहीं हो पाए थे, तो इसलिए हमने कहा जाने दो, रिव्यू रिपोर्ट ही नहीं लेते क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आई? लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं, उसने बोला जाने दो, नहीं लेते रिव्यू रिपोर्ट। भाई हमने कहा तो हमसे क्यों ले रहे हो? उसने बोला भाई हम आपसे इसलिए ले रहे हैं, पहले तो आपको पैसे दिए। हमने कहा थैंक यू सो मच, आपने हमें पैसे दिए, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप हमें इस पर श्योरिटी देंगे 6 महीने की फिगर सही है ताकि हम बोर्ड को बता पाएं। पहले बताओ कहानी समझ आ गई? पर अगेन मैं अपने 6 महीने पे तो कंफर्टेबल हूँ। क्या मैं कंपैरेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग के 6 महीने पे कंफर्टेबल हूँ? जल्दी बताएं, जवाब दें। सर नहीं हूँ। अच्छा क्लाइंट मुझे कह भी रहा है यार तुमने 6 महीने का कर तो लिया है, पर मुझे बताओ क्या ये इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल है? क्या ये इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल है? नहीं है, कंपेरेबल नहीं है ना। कंपेरेबल इसलिए नहीं, मुझे नहीं पता ना बराबर में क्या है, क्या फिगर सही है या नहीं है। और आपको पता है रिव्यू का मतलब क्या होता है? जो फॉर्म में बैठे हुए मैं तुम्हारे लेवल पे आके बताऊंगा। रिव्यू का मतलब ये होता है यू नीड टू इवैल्यूएट पिछले साल के शुरू के 6 महीने में क्या हुआ था, इस साल के शुरू के 6 महीने में क्या हुआ, तो उसकी रीजनिंग। पहले बताओ बात समझ आती है? उसकी रीजनिंग। पर आपने कंपैरेटिव पे कॉरेस्पॉन्डिंग के ऊपर तो कुछ किया भी नहीं है, तो इसलिए हमने कहा भाईजान हम उस पर ओपिनियन नहीं देते। एक्सेप्ट फॉर, हमने बोला एक्सेप्ट फॉर जो बराबर में चौरंगी दिख रही है उसके अलावा सब सही है। तो अगेन पूरी कहानी सुनाने का मतलब ये था, एक चीज़ जो खौफ क्रिएट करेगी वो स्टैंडर्ड वर्डिंग्स हैं। पहले तो बात समझ आती है? अच्छा मीर हमजा कह रहे हैं कि सर लेकिन सर जब पूरा ऑडिट सही है लास्ट ईयर का तो रिव्यू की पंचायत क्यों? क्योंकि देखो जब 6 महीने का रिव्यू करवाते हैं ना तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने थोड़ा चौड़ा होकर बताते हैं कि भाई देखें हमने रिव्यू भी करवाया और वो रिव्यू रिपोर्ट भी ली ऑडिटर से, ताकि डायरेक्टर्स इतना घुस के सवाल ना करें। वो हर किसी का अपना कल्चर होता है कंपनी का। मीर हमजा बात क्लियर है? तो ये बेसिक बात बताई तुम लोगों को मैंने, ऐसे हजारों केसेस बताऊंगा तुम्हें आगे जाके नहीं क्या क्या होता था जिंदगी में। खैर यहाँ तक पहले बताओ हम सब इस बात पर मुत्तफिक है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाजमी है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाजमी है? हाँ जी,
वेरी गुड। चलें, अब एक सवाल आया मेरे पास, सर 6 महीने के रिव्यू में इशू आया तो वो इशू ईयर एंड पर भी होगा ना? नहीं, गलत। देखो, क्या ऑडिटर ने पूरा साल ऑडिट कर लिया? यही तो टेक्निकलिटी है। क्या ऑडिटर ने पिछले वाले पूरा साल ऑडिट किया भाई? यस। बट मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे साल जो उसने ऑडिट किया उसमें शुरू के 6 महीने सही थे या नहीं थे। मैं कह रहा हूँ पूरा साल सही है, क्योंकि पूरे साल पे उसमें कट ऑफ के मसले हैं, रिकग्निशन के मसले हैं। हो सकता है साल के आखिर में आते आते डेप्रिसिएशन सही बुक कर लिया हो। पहले बताओ, ये बात मानते हो सकता है कि साल के आखिर में आते आते डेप्रिसिएशन सही बुक कर लिया हो, अमोटाइजेशन प्रीपेड के एक्सपेंसेस सही बुक कर लिए हो, रेवेन्यू पूरा सही बुक कर लिया हो, क्योंकि 6 महीने में कट ऑफ का इशू हो सकता है ना। बात समझ रहे हो? 6 महीने में कट ऑफ का इशू हो सकता है ना। हो सकता है कि जो रिव्यू हो रहा था वहां पे रिव्यू के वक्त रेवेन्यू ज्यादा बुक कर लिया हो 6 महीने में, बाद में जाके रिवर्स कर दिया हो। तो यार मैं कंक्लूड नहीं कर सकता। पहले बताओ, कहानी क्लियर है शिराज? तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूं इस बात पे, इसलिए मैंने कटा दिया। क्लैरिटी है? पार्टनर ने भी यही सवाल किया था, तो हमने बोला कि सर देखें ये है, आप सोच लें, आपका एंगल है, सिग्नेचर आपने करनी है, मेरा फर्ज है बताना, दैट्स इट। तो ये कहानी थी। खैर, यहां तक क्लैरिटी है। आगे चलें। हाँ जी, जल्दी बताएं। चलें, ओके। फिर कहता है कि ये सारी बातें हैं, क्योंकि आगे तो कंटेंट्स है ना, कंटेंट्स तो हमने बचपन में भी किए, उसको यहाँ पे रिकॉल करेंगे बस। यही तो इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूँ यहाँ पे। फिर वो कहता है स्टैंडर्ड के अंदर आपने 2 चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। एक होगा जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ये आपके समझने की बात है, ये आपके समझने की बात है। अच्छा, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जो है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके पाकिस्तान के अंदर अगर कोई अकाउंट्स IFRS के बेस पे बनाए जाते हैं, IFRS के बेस पे बनाए जाते हैं, क्या ये IFRS वाइडली एक्सेप्टेबल बाय वाइड रेंज ऑफ यूजर्स है? सवाल है। हाँ जी, वाइड रेंज के लिए। अच्छा, प्लस कंपनी एक्ट, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पाकिस्तान के अंदर, आपका पाकिस्तान मतलब हमारा पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेमवर्क यूज़ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, वो होता है IFRS प्लस कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, अब कंपनीज एक्ट में भी या तो आपका 5th स्केड्यूल लगेगा या 4th स्केड्यूल, याद है? जिसको आप पेल के गए थे FAR 2 में, याद है? अभी फॉर्म में आता होगा आपके सामने। 5th शेड्यूल की कितने लोग हैं जिन्होंने 5th शेड्यूल की और 4th शेड्यूल की चेकलिस्ट फिल की है कि सारे डिस्क्लोजर आ गए नहीं आ गए? हाँ जी, जल्दी बताओ। ऐसा है कि सारे डिस्क्लोजर आ गए नहीं आ गए? ऐसा करते हो ना तुम लोग? नुमान कह रहे हैं यस मैंने किया है, इरफान कह रहे हैं मैंने किया, तला कह रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई हो, क्योंकि जब तुम लोग फॉर्म जाते हो सबसे पहले तुम्हें ये चिपकाया जाता है काम के, भाईजान शाबाश ये पकड़ो, और तुम लोग भी मजे से टिक 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 करते हो कि हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, बस उसको सोच के करना होता है। ऐसा ही है। जैसे आता है कि भाई कोई ऐसी PP तो नहीं है जिसपे इनका होल्ड तो है जो इनके नाम पे नहीं है, या इनके नाम पे इनके पोजेशन में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, खैर ऑल टुगेदर ये सिखाने का मतलब ये है कि जब तुम जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करते हो तो ये कहता है कि ये आयजा 700 अप्लाई होता है उन कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पे जो कि कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल्स बनाए हुए हों यूजिंग जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। पहले बताओ, बात क्लियर है? आइजा 700 उस पर अप्लाई होता है जो कि फाइनेंशियल्स बनाए गए यूजिंग कौन सा फ्रेमवर्क? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो 700 की बात आ गई। मैं तुम्हें बताऊँ डिटेलिंग में क्यों करवा रहा हूँ। एक तरीका ये था, मैं तुम्हें बोलता आओ रिपोर्ट के कंटेंट्स कराता हूँ और घर भेज देता,
पर क्या तुम्हें कभी ज़िंदगी में किसी को एडवाइस देनी हो या पार्टनर तुमसे पूछे या तुमसे सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर पूछे कि कौन से आयजा में जाके कौन सी चीज़ देखनी है, तो क्या तुम्हें डिटेल पता होनी चाहिए? तुम्हें पेपर में पता होना चाहिए क्या चीज़ खोल के देखनी है। यहाँ तक क्लैरिटी है? तो मैं इतनी डिटेलिंग करा रहा हूँ, ये मैं दावे के से कह सकता हूँ किसी को पता नहीं होती बात। तो ये हो गई है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की कहानी। यानी आज के बाद मैं पूछूं आइजा 700, खुली बात करते हैं, आज के बाद तुमसे मैं पूछूं आइजा 700 का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर कि पहले तो ऑडिटर की जिम्मेदारियां, तो फॉर्म एंड ओपिनियन बताएगा या दूसरा फॉर्म एंड कंटेंट बताएगा। फिर मैं तुमसे पूछूं कि आइजा 700 किस फ्रेमवर्क पे लगता है, यानी किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगता है जो कि यूज किए गए हों, क्या बना के, जल्दी बताओ, जो कि यूज किए गए हों क्या बना के, कौन से फाइनेंशियल्स पे बनाए हुए हों, किस फ्रेमवर्क पे बनाए हुए हों, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे। अच्छा, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? जो कि वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए एक्सेप्टेबल होता है, ऐसा ही है। चलें, गुड। अब हम आते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे। सही है जी। अच्छा, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क फुलफिल करेगा नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। लॉजिकल बात है ना। स्पेसिफिक यूजर क्यों कह रहा हूं, मुझे बात समझाते हैं प्लीज आप। मैं स्पेसिफिक यूजर्स क्यों कह रहा हूं? हाँ जी प्लीज बता दो यार। मैं स्पेसिफिक, और मजे की क्लास चल रही है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो तुम लोग, जल्दी बताओ। नहीं, सवाल ये, आपने एग्जाम्पल दे दी, आपने एग्जाम्पल दे दी। देखें, फुलफिल द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर। चलो मैं तुम्हें इसकी और अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने कभी उस लेवल पे सोचा ही नहीं है। नहीं, नॉट पब्लिक नहीं, बहुत जेनरिक लिख रहे हो, बहुत जेनरिक लिख रहे हो। सुनो इधर, बात समझो, स्पेसिफिक बताता हूँ। मुझे बताओ, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है जो बनाया कुछ लोगों ने, तो समझ भी तो उन्हीं को आएगा। सिर्फ सवाल है, नहीं टेक्स्ट पर्पज आप साइड में रखें, अब लॉजिकल बात कर लेते हैं आज जिंदगी में। देखो, एक फ्रेमवर्क बनाया किसी XYZ बंदे ने, सही है, तो वो फ्रेमवर्क समझ भी तो उसी को ही आएगा ना। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, समझ भी तो उसी को ही आएगा ना, तो उसके अलावा किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो यार ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क सबको कैसे समझ आता है? सवाल है, ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क सबको कैसे समझ आ रहा है? हाँ जी, ये जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है ये सबको क्यों समझ आ रहा है? फिर मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही। जनरल पब्लिक के लिए बनाया है ना, वो तो है ही वाइड रेंज ऑफ यूजर्स का, हर कोई वो यूज करता है। तो यानी सर मतलब ये है कि स्पेसिफिक पर्पस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, स्पेशल पर्पस, वो स्पेसिफिक फ्रेमवर्क पे बनाए जाते हैं और वो हर कोई यूज नहीं करता। ऐसा ही है, वो हर कोई यूज नहीं करता, तो हर किसी को समझ भी नहीं आएगा। तो जब किसी को समझ नहीं आएगा तो उसके लिए मिसलीडिंग हो जाएगा। जल्दी बताओ, उसके लिए मिसलीडिंग हो जाएगा। ये तुम्हें सोचने का सलीका दिया है आज मैंने, वेरी गुड। उसके लिए मिसलीडिंग हो जाएगा, और अगर उसके लिए मिसलीडिंग हो जाएगा तभी तो हम कह रहे हैं कि ये वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए नहीं, स्पेशल लोगों के लिए स्पेसिफिक पर्पस है। याद है? आपको एक मजे की बात बताऊं, आप लोगों ने बचपन में जो अदर मैटर पैराग्राफ किया था उसके अंदर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, या आपने कहीं से भी पढ़ा, आपने वहां सीखी होगी कि जब ऑडिटर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, यानी बोलेगा ये इसके अलावा कोई और देख नहीं सकता। तो अदर मैटर में बताते हैं, तो वो वाली चीज यहां से निकलती है, और उसकी लॉजिक आज मैंने बताई है, क्योंकि तुम जब बचपन में थे तो बच्चों तुम्हें मतलब समझ नहीं आती उस वक्त ये बात, अब थोड़ी सी बैठती है भेजे में। चलें आगे, हमने कहा इसकी एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है PTCL, सही है। अच्छा, PTCL की एक पेरेंट है EN, सही है ना, एतिसलात, सही है जी। मुझे एक बात बताओ, एतिसलात को अपने FS बनाने होते हैं, तो एतिसलात जो अपने FS बनाएगा वो जाहिर सी बात है यहाँ से अपनी फिगर्स मंगवाएगा, ऊपर सब्सिडी की फिगर्स ऊपर जाएंगी नहीं जाएंगी? अब तो आयजा 600 भी करा दिया यार, ऐसा है ना, ऊपर जाएंगी फिगर्स। तो अब मैंने तुम्हें वहां पे एक चीज सिखाई थी, जब यहां से ऊपर फिगर जाएंगी तो तुम्हारे फॉर्मेट पे जाएंगी या उसके फॉर्मेट पे जाएंगी? हाँ जी, तुम्हारे फॉर्मेट पे जाएंगी, उसके फॉर्मेट पे, पेरेंट के फॉर्मेट पे। तो जो पेरेंट के फॉर्मेट पे जाएगी और उस पर अगर मैं ओपिनियन दे रहा हूं तो क्या यहां पे किसी को समझ आएगा? सवाल है। क्या वो डिस्क्लोजर्स IFRS के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है? तो क्या मुझे बताओ, PTCL को
पेरेंट की रिपोर्टिंग के लिए अगर कोई स्पेशल पर्पस एफएस बनाए तो उसका ऑडिट भी स्पेशल पर्पस ही होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी चीज, दो जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं। ये मैंने देखा है अपना पीपीएल के अंदर, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के अंदर। जैसे पीपीएल ने किसी XYZ बाहर की कंपनी को पकड़ा, उन्होंने बोला और पैसे डाल के एक्सप्लोरेशन करते हैं, निकला तो लॉटरी और वो पे हम दोनों में रिजर्व बढ़े आएंगे। ये चलता है पाकिस्तान में, सही है। अच्छा, होता क्या है, जब जॉइंट वेंचर पार्टनर्स इन्वेस्ट करेंगे, जब जॉइंट वेंचर पार्टनर इन्वेस्ट करेंगे तो ये तो दो लोग हैं ना, बस दो कंपनीज हैं। अब ये दो लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, उसमें जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं तो कैश बेसिस पे हो रहे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, सही है जी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये दोनों डिसाइड किया जाता है। जो जॉइंट वेंचर की डीड बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो मुझे बताओ क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रेमवर्क हो जाएगा? हाँ जी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एस पर फ्रेमवर्क हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्या वो फ्रेमवर्क हो जाएगा जिसके तहत बने? पर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सबके काम का है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सबके काम का जनरल पब्लिक को समझ आएगा? नहीं भाई, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए है ही नहीं। तो इसके लिए मेरे बच्चों, जो आप आइजा यूज करेंगे वो होगा आइजा 800। मैंने ये मैपिंग करनी है आज तुम्हारे दिमाग की। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे किसी ने फाइनेंशियल्स बनाए हैं तो क्या मैं ऑडिट करूंगा? करना अलाउड है? जल्दी बताओ, स्पेशल पर्पस ऑडिट जो एफएस बने हुए उसको ऑडिट करना अलाउड है? यस। बट उसके लिए जब तुम रिपोर्ट दोगे, तो तुम्हें कौन से आइजा को फॉलो करना है? आइजा 800 को। अच्छा, फिर आइजा 800 ये कहता है, आइजा 800 ये कहता है कि आपने कुछ चीजें $700 से पिक करनी है। कुछ चीजें 700 से पिक करनी है। जो चेंजेस हैं वो मैं बता दूंगा। यानी वहां पे भी ओपिनियन का सेक्शन आएगा, यहां पे भी आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन आता है, यहां पे भी आता है। पर वहां पे उस पैराग्राफ में जो चेंज आएगा, क्या वो 700 बताएगा या 800 बताएगा? जल्दी बताएं। 800 बताएगा, सही। कुछ चीजें पिक करनी है, सही है जी। तो बाकी जो मामलात है वो बता देगा। वो ये भी बताएगा आपको की ऑडिट मैटर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अदर मैटर आना नहीं चाहिए। बस सारी चीजें पहले यहां से पिक करोगे, फिर वहां जाके एडजस्ट हो जाएंगी। पहले बताओ कहानी क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ताकि फर्म में आपके पास नॉलेज बेस होनी चाहिए। क्लैरिटी है मेरे बच्चों? चलें, ये भी बेहतरीन हो गया। चलें, ये भी बात समझ आ गई। अच्छा, फिर वो कहता है कि जब आपने ये समझ लिया कि 700 और 800 में फ़र्क है, तो आप ये समझ गए कि भाई जनरल पर्पस क्या होता है और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है। ऐसा ही है। अब आप दो चीज़ें और समझ लें। एक होता है आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क और एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। जिसने ये समझ लिया तो फिर गेम ऑन है उसकी। अच्छा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम लोगों को एग्जाम्पल, किसी ने बैंक का ऑडिट किया है? जल्दी बताएं, किसी ने बैंक का ऑडिट किया है? बैंक, यस तगा राशिद कह रहे हैं, यस बैंक का किया, अब्दुल्ला कह रहे हैं किया हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब आप बैंक का ऑडिट करते हैं तो बैंक का अपना एक फॉर्मेट है, सही ना, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। एसबीपी ने प्रिस्क्राइब किया है, ये तो मानते हो ना?
ओके, एसबीपी ने प्रिस्क्राइब किया। मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस फॉर्मेट से हिल सकते हो? हाँ जी, जल्दी बताएं, हिल सकते हो? कौन सा फ्रेमवर्क हो गया? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इससे नहीं हिल सकते, नेवर। कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अच्छा, अब हम जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहां पे हम एक तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब प्लीज तुम लोग मुझे बताओगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब ये है ना कि मुझे कंप्लाई करना है आईएफआरएस से, दूसरा कंपनीज एक्ट से, ऐसा ही है, दो चीजें हैं ना, लोकल लॉ से। तीसरा मुझे इसकी फेयर प्रेजेंटेशन भी देखनी है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई एक इवेंट हुआ हो, लेट से अज्यूम कर रहा हूं, अगर कोई इवेंट हुआ हो जो कि ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डलना चाहिए, तो मुझे बताओ क्या ऑडिटर उसको प्रपोज करवा सकता है ताकि वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करे? यानी रिक्वायर्ड बाय वो नहीं है, पर ऑडिटर बोलेगा डलवाओ। यस, राइट वाला फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के। पर मैं बताना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में हम लोग जो है ना, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के साथ साथ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी देख रहे होते हैं। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान की रिपोर्ट उठा के देखेंगे ना, आप पता है रिपोर्ट किसके हिसाब से देते हैं? ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के तहत। ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन की रेगुलेशन से उसके तहत देते हैं, पाकिस्तान ने खुद प्रिस्क्राइब की है। उसके अंदर लिखा हुआ है प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू की बातें करता है वो। तो ट्रू एंड फेयर व्यू की बातें आपने तब करनी होती हैं जब आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि आपने अपनी कंप्लायंस तो की है, प्लीज बात समझिएगा, आपने अपनी कंप्लायंस तो अपनी जगह की है, बट आप उसमें कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी डलवा सकते हैं अगर आप चाहें, ताकि एक प्रेजेंटेशन फेयरली अचीव हो जाए, जो कि यूजर के समझने के लिए लाजमी है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बैंक के केस के अंदर तुम उस फॉर्मेट से इतना सा भी हिल सकते हो? मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम उस फॉर्मेट के अंदर इतना सा भी हिल सकते हो? नहीं हिल सकते ना, क्योंकि वो तो मिनिमम है ना, वो मिनिमम है। अच्छा, और एक और चीज, अगर तुमसे मैं पूछता हूं, अगर तुम उस बैंक के फॉर्मेट को तुमने कंप्लाई कर लिया और तुम एडिशनल डिस्क्लोजर डलवाना चाहते हो, तो तुम कंप्लायंस फ्रेमवर्क से निकल के किस में आ जाओगे? सर, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में। यानी आप फेयरली चीजों को प्रेजेंट करने के लिए मजीद डिस्क्लोजर डलवाना चाहते हैं, तो वो हो गया आपका फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। अच्छा, अब कितने लोग तुम में से ऐसे हैं, ऑनेस्टली बताना, जो कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज के अंदर? जो मुझे पता है हो रहे होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही है तुम्हें कंफ्यूजन वाली बात है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अभी आपने बताया था कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और फिर कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कुछ चार चीजें मिक्स हो रही हैं? जल्दी बताओ, ऑनेस्टली बताना, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के। फाइज कह रहे नहीं हो रही, नुमान कह रहे नहीं हो रही, तो फिर मैं सवाल कर लेता हूं, अगर मिक्स नहीं हो रही हैं, मुझे बताओ क्या कंप्लायंस फ्रेमवर्क में और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में फर्क है? फंस गए? तभी बोलता हूं सवाल पूछना चाहिए, तभी बोलता हूं कि आपने पूछना चाहिए। चलें, आप मेरी बात समझिएगा। देखें, मैं ये तुम्हें सिखाने वाला हूं आज की क्लास में कि जो आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क है ना, उसको बाद में सोचो। पहले आप ये सोच लो, जो आपका जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है ना, प्लीज सुनना, मैं कह रहा हूं एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, सबके लिए बना हुआ है, पर क्या वो सबके लिए जो बनाया हुआ है, क्या तुम उसको कंप्लायंस कहोगे या फेयर प्रेजेंटेशन कहोगे? पहले बताओ, बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ, एक एक करके प्लीज सुनना। मैंने कहा एक आपका फ्रेमवर्क के जो जनरल पर्पस है, जनरल आवाम के लिए, देखो ये सिखाना है। एक है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क सबके लिए है ना, पर वो जनरल पर्पस कैन बी कंप्लायंस एंड दैट जनरल पर्पस कैन बी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। पहले बताओ, फर्क समझ आ रहा है? बात समझ आ रही है? ये इसकी सब कैटेगरी है, ये दोनों हो सकते हैं, वो दोनों हो सकते हैं। जल्दी बताओ। ओके, तो कहानी क्लियर है? पहले नहीं पता था ना, ये सच बताओ, झूठ नहीं बोलना, नहीं पता थी ना ये बात, तो हाँ क्यों बोला कि सर पहले मेरे को आ गया समझ?
चारों में फ़र्क है। तुम बच्चे क्या करते हैं पता है, 4 फ्रेमवर्क समझते हैं इसको, भाई 4 नहीं है, वो उसके अंदर की चौरंगी है। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? जल्दी बता दो, क्लैरिटी के साथ बता दो, क्लियर है? ओके अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ, जल्दी बताना मुझे आप लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरा एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है। यस और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में, अच्छा यूजुअली ना आप अगर खुद भी दिमाग लगाएं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क टेक्निकली कंप्लायंस फ्रेमवर्क ही होना चाहिए, क्योंकि वो खुद बनाया हुआ है कि बस इससे कंप्लाई करना है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? मतलब लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मतलब तुम अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो, तुम्हें खुद बातें समझ आएंगी। ऐसा ही है ना? पर अगर मैं चाहूँ तो उसमें एडिशनल डिस्क्लोजर डलवा सकता हूँ, उसमें एडिशनल डिस्क्लोजर डलवा सकता हूँ। और अगर एडिशनल डिस्क्लोजर डलवा रहा हूँ तो क्या सिर्फ वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क रहा या अपनी फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बन गया? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बन गया, ऐसा ही है। अच्छा हारिस कह रहे हैं सर अगर मैं सिर्फ स्ट्रिक्ट टू दी 5th शेड्यूल हूँ और कोई एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं तो वुड इट बी अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क? यस, अगर तुमने कोई छेड़खानी नहीं की है, तुमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंप्लायंस फ्रेमवर्क को तुमने किया, तुमने कोई एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं लगाया, तो यू आर एट द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, किसी ने इंश्योरेंस किया है? किसी ने इंश्योरेंस कंपनी की है? मैंने तो बहुत की है। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी में ना, सुनिएगा, इंश्योरेंस कंपनी में ना रेगुलेटरी रिटर्न्स जाते हैं। अच्छा रेगुलेटरी रिटर्न का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई वो आपने जो इंश्योरेंस रूल्स 2017 है उस पर दिया हुआ है, उस फॉर्मेट से आप एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे नहीं कर सकते। वो है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, प्योरली कंप्लायंस फ्रेमवर्क, क्योंकि उससे आप हिल ही नहीं सकते। तो जब आप उससे हिल नहीं सकते तो आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते तो दैट मीन्स कि आप जो वो फाइनेंशियल्स बनाए गए हैं किसी कंप्लायंस के तहत बनाए गए हैं, वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहलाएगा। उस पर आप जो रिपोर्ट दोगे वो भी आपकी कंप्लायंस फ्रेमवर्क की दी गई रिपोर्ट होगी। ऐसा ही है? क्लैरिटी है? ओके तो यानी सर आज हमें ये बेसिक फ़र्क समझ आ गए कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है, और उसी के अंदर कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है। अच्छा देखें अगेन, फाइज कह रहे हैं इफ वी हैव द पावर टू ऐड एडिशनल डिस्क्लोजर्स बट चूज नॉट टू, आर वी फॉलोइंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क? नहीं, यू नीड टू डिसाइड इन एडवांस ना, यू नीड टू डिसाइड इन एडवांस। आर यू फॉलोइंग द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हम हमेशा एडिशनल डिस्क्लोजर डलवाते हैं ताकि उसके ऊपर कोई भी जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है वो ना आ सके, सीधी सी बात है। अच्छा तो तला राशिद खान कह रहे हैं सो इट मीन्स द कंप्लायंस फ्रेमवर्क कैन बी अ पार्ट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। नहीं, आप यूं कहेंगे कि अगर मैंने सिर्फ एक फ्रेमवर्क से कंप्लाई किया, कोई एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं डाले, ना उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलेंगे मैंने कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे एफएस बनाए, कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे बने हुए एफएस पे रिपोर्ट दे दी। सही है? और अगर आपका फॉर्म एंड कंटेंट से पाकिस्तान में, प्लीज़ सुनिएगा, मैं भी बता रहा हूँ ना आपको एडिशनल डिस्क्लोजर एक एक करके बता देते हैं। मुझे बताओ कितने लोगों ने अपनी पाकिस्तान में जब भी रिपोर्ट आप देते हैं उसने रीड की है? जल्दी बताओ कितने लोगों ने रिपोर्ट को रीड किया है? आप जब बेसिस फॉर ओपिनियन बनाते हैं ना पाकिस्तान में, अब आपने रीड किया तो फिर आपको इसको याद होना चाहिए। इधर देखिएगा, मैं आपको सिखाता हूँ एक चीज़, मानूर ने भी किया है। अच्छा कोई भी एक बच्चा घर पे जो बैठा हुआ है ना, खाली ये कर ले कि वो खोल ले अपना ओपिनियन का सेक्शन। ओपिनियन के सेक्शन में लिखा हुआ होता है कन्फर्म विद द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ये लिखा होता है, पहले पैरा में लिखा होता है, दूसरे पैरा में लिखा होता है। लिख के बताओ जल्दी, पहले पैरा में, दूसरे पैरा में, जल्दी से। हाँ जी, लिख, रीड तो किया है, पर ये भी बता दो, पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में। तला राशिद कह रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में। हाँ जी, बाकी बच्चे नुमान गलत, दूसरे में लिखा होता है, ओपिनियन के दूसरे पैरा में।
अच्छा, एंड आगे लिखता है प्रेजेंट a true and fair view of the state of कंपनीज अफेयर्स। ये दो लाइनें आती हैं, ये देख लेना कभी जाके, अब जब जाओ ना फर्म या वैसे ही खोल के, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स ये लिखा हुआ होता है ना, तला ऐसा ही है। अच्छा, ये जो पहली चीज़ लिखी हुई है ना, ये जो पहली चीज़ लिखी हुई है मेरे बच्चों, ये क्या है? जल्दी लिख के बताएं, ये क्या है? कंप्लायंस। वेरी गुड हारिस, वेरी गुड तला, वेरी गुड बच्चों, बेहतरीन। अच्छा, ये क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। मैंने कहा मैंने सारी चीज़ें कंपनीज एक्ट के हिसाब से बता दी हैं, सही है? प्लीज़ सुनिएगा, प्लीज़ सुनिएगा। आपने ये बता दिया, आपको कितने लोगों को याद है जब हम 5th शेड्यूल किया करते थे तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपकी टोटल डिस्पोजल, आपके टोटल डिस्पोजल जो है 5 मिलियन से एक्सीड कर जाए, ऐसा ही है, और इंडिविजुअल बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है, ऐसा ही था ना? टोटल 5 मिलियन से एक्सीड कर जाए, इंडिविजुअल 5 लाख से ज़्यादा है, तो किसको बेचा, बुक वैल्यू, गेन और डिस्पोजल सब आना चाहिए, ऐसा ही है, ऐसा ही है, उसकी सारी डिटेल आनी चाहिए, ऐसा ही है ना? ये पर्टिकुलर्स हो गए। अच्छा, ये क्या हो गया? कंप्लायंस हो गई। ये क्या हो गया? कंप्लायंस हो गई। अच्छा, अब इस नोड में प्लीज सुनिएगा तुम लोग, हाँ सुनना, इस नोड के अंदर जब बता रहे थे ना कि मिस्टर ए को बेचा है, तो मिस्टर ए था डायरेक्टर, मिस्टर ए था डायरेक्टर। मैंने कहा मिस्टर ए नहीं लिखे, उसमें डायरेक्टर भी लिखें, मैंने कहा डायरेक्टर भी लिखें। क्या ये फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए बोल रहा हूं मैं? हाँ जी, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी है, फेयर बात होनी चाहिए, आरपी है, ऐसा ही है। मैंने कहा ये भी लिखो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है, मैंने कहा ये भी लिखो आर्म्स लेंथ पे है या नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं मैं? जल्दी बताओ ना। फेयर प्रेजेंटेशन, मैं कह रहा हूं भाई फेयरली प्रेजेंट करो ना, जो है छुपा क्यों रहे हो? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बात समझ आई? तो ऐसे तो मतलब अनगिनत एग्जांपल्स हो सकती हैं, ऐसे अनगिनत। अच्छा, एक एक्सपेंसेस हैं, आपने हमेशा देखा होगा एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर सबसे आखिर में ये आ रहा होता है अदर्स या मिसलीनियस, है, होता है, ऐसा होता है, सही है ना? आपका मैनेजर सबसे पहले पूछता होगा, पहले बेटा इसमें क्या है? हाँ, पूछता है ऑलवेज ना। मैं तो ऊपर ही जान निकाल देता हूं ना, तो यहां तक आते आते वो खुद करके आता है, सही है ना? ऊपर ही हम काम तमाम कर लेते हैं। खैर, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसके अंदर कोई एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि मटेरियल नेचर का है, क्या आप ये कह सकते हैं उसको भाईजान इसको सेपरेटली प्रेजेंट करो? अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ जी, क्यों कर रहा हूँ मेरे बच्चों? ये फेयर प्रेजेंटेशन, बात समझ आती है? क्लैरिटी है? ओके। अच्छा, अब आपका दिमाग ये कहना चाहिए, कैन यू से कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में कोई कंप्लायंस होती है, बट लाजमी नहीं कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में फेयर प्रेजेंटेशन भी अचीव हो जाए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात समझना चाह रहे हैं कि सर हम ये फ्रेमवर्क में फ़र्क कर क्यों रहे हैं? पहले बताओ,
मैं कंप्लायंस और फेयर की बात करता हूँ, मैं जनरल और स्पेशल की बात नहीं कर रहा, वो तो सिखा दिया, जनरल और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क तो सिखा दिया। ये सीखना चाहते हो ना कि क्यों फ़र्क कर रहा है? फ़र्क इसलिए कर रहा हूँ कि जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा तो ओपिनियन के शब्द अल्फाज अलग होंगे। नहीं, डिफरेंस एजाज नहीं, अब फंस गए ना यहाँ पे, यही तो गेम है। मैं बता रहा हूँ, इतना डिटेल करा रहा हूँ, तुम्हारी सोच है। फेलियर का रीज़न ये होता है ना, पता ही नहीं होता, लपेट के आ जाते हैं हम लोग, तो आपको वो जो बेसिक बेसिक बातें वो पता ही नहीं है। हाँ जी, पहले बताओ एक बात सुनो, जब आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे होंगे तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे आपके ओपिनियन के अल्फाज क्या होंगे, लिख के बताओ, अलग होंगे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे ओपिनियन के अल्फाज अलग होंगे, यहां पे लिखते हैं वर्ड्स ऑफ ओपिनियन डिफरेंट, यहां पे भी वर्ड्स ऑफ ओपिनियन वुड बी डिफरेंट। ना, गलत, लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं होती डिफरेंट, लेवल ऑफ अश्योरेंस रीजनेबल ही होगी। लेवल ऑफ अश्योरेंस जो है वो डिफरेंस नहीं होगी, वो तो सेम होगी, रीजनेबल अश्योरेंस। पहले बताओ अदीला, बात समझ आ रही है? लेवल ऑफ अश्योरेंस सेम होगी, फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा अल्फाज में। यस, इवन इन कंप्लायंस फ्रेमवर्क लेवल ऑफ अश्योरेंस दोनों में रीजनेबल है। जो सबूत वहां इकट्ठा करोगे वहां करोगे, एब्सोल्यूट तो दोनों में नहीं दे रहे हो, बट फर्क इतना है, लिखने के अल्फाज चेंज हो गए। क्यों फर्क है दोनों में, प्लीज सुनना, अभी बता देता हूँ, आगे जाके उसको लिंक भी कर दूंगा। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आप ये स्पेशली लिखेंगे प्रेजेंट फेयरली। क्या लिखेंगे, लिख के बताओ, क्या बोला मैंने? यहां पे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट फेयरली। ओके, यहां आप लिखेंगे इन अकॉर्डेंस विथ। तो मुझे आप एक बात बताएं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? वहां पे आप बोल रहे मैंने फेयर प्रेजेंटेशन पे काम नहीं किया, जो था वो, मतलब होता है ना कि मक्खी पे मक्खी बिठाने वाली बात है, इसको उससे मैच किया, इसको उससे मैच किया, सब सही है, सब सही है। वो अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क बने हुए, यहां पे कह रहा हूं अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क भी है, प्लस प्लस क्या कह रहा हूं, प्लस क्या कह रहा हूं, फेयरली प्रेजेंट भी हो रहे हैं, फेयरली प्रेजेंट भी हो रहे हैं। क्लैरिटी है, बात समझ आती है? हाँ जी मेरे बच्चों, क्लैरिटी है? ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला, ऐसा ही है? समझ आती हैं बातें? तो ये चीज़ें हमें कभी पता नहीं होती है, बट अगर पता लग जाए तो हमारा पेपर आसानी से पास हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं मतलब आपको बता दूंगा अभी आधे घंटे में कि कल मैं क्लास रख रहा हूँ, मैं तो बैबली रखूँगा कल क्लास, ताकि हम इसको आगे लेके चलें। क्लैरिटी है? यस आमना, जनरल पर्पज़ है। हर रिपोर्ट फेयरली प्रेजेंट होती है पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसा ही है। सही जी, चलें जी, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। कितनी क्लासेस हो जाएंगी रिपोर्ट की यार? ये तकरीबन आप समझें 10-11 क्लासेस चलेगा, प्रैक्टिस भी है ना साथ में। सही है, आज मैंने बुनियाद रख दी ना, बेसिक्स बना दी आपकी आज, तो आप सुकून से सीखें तो अच्छी बात है। नहीं, ओवरऑल पीएनएल को, एक एक को भी, ओवरऑल को भी। सही है हारिस?